अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमारे अदालती निज़ाम की पस्ती की कई वजूहात में से एक वजह निकलकर सामने आई है। आजम स्वाति साहब के जिस्मानी रिमांड केस की समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मोअज़्ज़ज़ जज ने रिमार्क्स दिए कि क्या जज अबुल हसनात की अदालत में कैमरे लगे हुए हैं? हमारे पास पहले भी ऐसे केसेस आए हैं जहां ये मिसकंडक्ट करते रहे, ऑर्डर करके तारीख देते हैं, बाद में जमानत मुस्तरद कर देते हैं। हमने पहले भी लिखा कि इनको वापस भेजें। 2 जजेस ने MIT को लिखा कि इनको फौरी वापस भेजा जाए। साइफर केस के ट्रायल में हमने इनके कारनामे देखे हुए हैं। दुनिया में इस तरह कभी ट्रायल नहीं हुआ जिस तरह इन्होंने साइफर केस का ट्रायल किया है। इनको यहाँ रखा हुआ है ताकि इनकी सियासी कार्रवाइयाँ कर सके। जब ये यहाँ नहीं होंगे तो पता नहीं इस्लामाबाद में इंसाफ नहीं होगा। ये धड़ल्ले से ये सब काम कर रहे हैं क्योंकि वजारत कानून की इनको सपोर्ट हासिल है। हम इंसाफ करने आए हैं, खुदा को जवाब देना है। अदालत ने जज अबुल हसनात से कल तक बयान हल्फी पर जवाब तलब कर लिया है। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको बताएं, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने लंदन में मिडिल टेम्पल के मकाम पर साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का बहुत बहुत कड़वा इस्तकबाल किया। एहतजाज का जो तरीक़ाकार अपनाया गया, बहरहाल वो काबिल मजम्मत है। इस कल्चर को प्रमोट नहीं होना चाहिए, इसको कंडेम करना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि एक रिटायर्ड जज कैसे पाकिस्तान हाई कमीशन की गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिस तरह काजी फाइज ईसा साहब ने एहतजाज के रद्द-ए-अमल में अपना चेहरा छुपाया, तो वो जुमला भी बहरहाल याद आता है कि इफ यू कैन नॉट स्टैंड द हीट डोंट बी इन द किचन। बहरहाल इसके एक रिएक्शन में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और पाकिस्तान हाई कमीशन की गाड़ी पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए ऐलान किया है कि हमला आवरों की शहरियत मनसूख करने के लिए फौरी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल ये लंदन में हुआ ये वाकया, लेकिन FIR और जो फौरी कार्रवाई है वो पाकिस्तान में होगी। ब्रिटिश लॉज अगर तो वायलेट हुए हैं तो कार्रवाई वहीं पर होगी। और हमारी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट की हद तक तो आप बरतानवी हुकूमत से आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन एक्शन ट्रिगर करना, उस पर कितना हद तक अमल दरामद होता है वो वक्त ही बताएगा। 9 मई 2023 के रियासती बयानिए को नाज़रीन आज उस वक्त ठेस पहुंची जब 9 मई को एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं समेत 30 मुल्जमान को बरी कर दिया गया। बरी किए जाने वालों में सूबाई वजीर मीना खान अफरीदी, कामरान बंगश साहब, तैमूर सलीम झगड़ा साहब, अरबाब शेर अली साहब, इरफान सलीम साहब समेत दीगर कारकुनान शामिल हैं। ये एक जो खबर सामने आई है, ये क्या वो जो तासुर है और जो इम्प्रेशन है कि कोई डील हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, किसी डील के नतीजे में उनके साथ ये एक रिलीफ या एक गुडविल जेस्चर जो है रियासत की जानिब से दिखाया जा रहा है, क्या ऐसी ही बात है? इसको प्रोग्राम में जरूर रेस करेंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शोएब शाहीन साहब ने बानी PTI से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो उनका कहना था कि किसी भी उन्होंने डीसर को बहरहाल मुस्तरद किया और वो कहते हैं कि खान साहब का हुक्म है कि ये जो कुछ करना चाहते हैं करें। हम ना कल डरे थे ना आज डरेंगे। जानवरों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं किया जाता जो साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ किया गया। इस सब के बावजूद शोएब शाहीन साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ना कोई डील करेंगे और ना ही कोई डील का तासुर एग्जिस्ट करता है। खान साहब का हुक्म है, ये जो कुछ करना चाहते हैं ये करें। हम ना कल डरे थे ना आज डरेंगे। बंद करके जो कि जानवरों के साथ भी वो सलूक नहीं रखा जाता जो इमरान खान के साथ किया गया है। इस सब कुछ के बावजूद वो ना डील करेगा ना डील है। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें फारूक एच नाइक साहब। आप सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और पाकिस्तान बार काउंसिल के आप वाइस चेयरमैन भी है। सेनेटर फारूक एच नाइक साहब हैज जॉइंड अस। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। मौलाना फजल रहमान साहब आज कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाने के लिए उन्होंने कहा कि 11 अरकान असम्बली को खरीदा गया, जिसके हवाले से रिकॉर्ड भी मौजूद है। वो कह रहे हैं एविडेंस मौजूद है। सवाल तो सबसे पहला यही है फारूक साहब कि अगर JUI इस मुसवदे पर मुत्तफिक ना होती, जो कि हमें 26वीं आईनी तरमीम के शक्ल में जो मुसवदा नजर भी आ रहा है, तो वो कह रहे हैं कि शायद इससे भी बुरा या गंदा ड्राफ्ट सामने आता। क्या वाकई फारूक साहब ऐसा हुआ है और क्या पार्लियामान को ये कहा जा सकता है कि वो इस्तेमाल हुई है? मैं समझता हूँ मौलाना साहब ने हैज प्लेड अ ग्रेट रोल इस 26वीं तरमीम को पास कराने के अंदर। और उनको जो ड्राफ्ट दिया गया था
उसके अंदर भी उन्होंने तब्दीलियां की और जो हुकूमत वक्त ने मानी। मगर जहां तक गंदा ड्राफ्ट का ताल्लुक है, एज अ वाइस चेयरमैन जब लॉ मिनिस्टर साहब ने हमें कन्वेंशन के अंदर, जो लॉयर्स कन्वेंशन हो रही थी उसके अंदर उन्होंने मुझे दिया था, और उस ड्राफ्ट को मैंने और हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने क्लॉज बाय क्लॉज देखा था, उसमें कोई ऐसी गंदगी मुझे नजर नहीं आई। और जो थोड़ी बहुत हमने अमेंडमेंट्स की थी, वो अपनी अमेंडमेंट्स हमने लॉ मिनिस्टर साहब को भिजवा दी थी। हो सकता है मौलाना साहब के पास जो ड्राफ्ट दिया हो, जो हमारे को ना दिया हो, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। फारूक साहब वो कह रहे हैं कि 56 के करीब क्लॉजेस थे और मौलाना साहब ही की वजह से 22 क्लॉजेस पर आप लोग को लेकर आना पड़ा। जी, जो हमारे को दिए थे उसमें 56 क्लॉजेस नहीं थे, वो हमारे पास अभी भी मौजूद है। और वो जो क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट है, मुसवदा है, वो हमेशा मैं आपको दे सकता हूँ, दे सकते हैं। वो हमारे पार काउंसिल के अंदर एक तहवील के अंदर है, और वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमने लिखा हुआ है कि ये लॉ मिनिस्टर साहब ने हमें ये डॉक्यूमेंट दिया था। बट फारूक साहब, जो जिस किस्म के सवालात और जिस किस्म की बातें अब की जा रही हैं रिगार्डिंग 26 अमेंडमेंट, अगर इस तरह से और मंजूर हुई भी है और पीटीआई भी चूंकि ये कंफर्म कर रही है कि उनके 5 अरकान ने वोट किया और बाकी जो 4 थे उनको स्टैंड बाय पे रखा गया, सो इस पूरी आईनी तरमीम, इस पूरे मूव की, इस पूरे प्रोसेस की क्या क्रेडिबिलिटी फिर रह जाती है? देखें जी, जहां तक 26वीं तरमीम है, मैं जो पीटीआई क्लेम कर रही है कि उनके कैंडिडेट है, जो हुकूमत वक्त का ये बयानिया है कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे और वो पीटीआई के कैंडिडेट्स नहीं थे। अब ये बात भी फैसला होना है कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे। डॉक्यूमेंट से तो ये जाहिर हो रहा है कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे। किसी भी पीटीआई कैंडिडेट ने, मैं समझता हूँ सेनेट के अंदर भी किसी पीटीआई के किसी कैंडिडेट ने भी, किसी भी सेनेटर ने 26वीं तरमीम के लिए वोट नहीं दिया। वो खाली 3-4 लोग आए थे पीटीआई के सेनेट के अंदर जो मौजूद थे, मगर जब 26वीं तरमीम पर वोटिंग हो रही थी, वो भी क्या कहते हैं सेनेट हॉल छोड़ के बाहर चले गए थे लॉबी के अंदर। बट एक तासुर ये था, और जो कि कहा भी जा रहा है फारूक साहब, कि उनको बतौर कंटिजेंसी प्लान रखा गया था पीटीआई के सेनेटर्स को। अब ये कंटिजेंसी प्लान के बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों से नहीं देखा। तो इस मसले में मैं खुद एक वकील हूँ, तो जो कानूनी और आईनी चीज जो मैंने देखी है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 26वीं तरमीम 2/3 क्या कहते हैं मेजॉरिटी के साथ पास हो चुकी हुई है। अगर किसी, और अब ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, कानून आइन का हिस्सा बन चुकी है, और ये इसके बारे में कोई इख्तलाफ नहीं हो कर सकता। बट फारूक साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी क्या राय है, या आपकी राय में 26वीं आईनी तरमीम का अनफिनिश एजेंडा था क्या? कौन कौन से ऐसे मामला थे जिनको ड्रॉप करना पड़ा? देखिए, जो ड्रॉप हुए हैं मैं उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, मगर जो 26वीं तरमीम हमने पास किया है, बेसिकली उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनी है। बेसिकली जेसीपी की जो कॉम्पोजिशन है उसको चेंज किया गया है। ये 2 मेन इश्यूज हैं। जहां तक जेसीपी कॉम्पोजिशन का ताल्लुक है, मैं आपको बताऊं, ये है विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट्स of the judges of the superior courts and the constitutional benches। अब इसका क्या है, इसकी इस वक्त जो कॉम्पोजिशन है उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उसके बाद लॉ मिनिस्टर पहले भी होते थे, अटॉर्नी जनरल वो पहले भी होते थे। अब 8 की जगह 4 मेंबर्स हैं पार्लियामान के, 2 सेनेट से, 2 नेशनल असेंबली से। और एक जो सबसे अच्छी जो बात हुई है कि एक सिविल सोसाइटी का मेंबर भी ऐड कर दिया गया है, एक औरत या नॉन मुस्लिम जो क्वालिफाई करता है एज ए टेक्नोक्रेट टू बिकम अ सेनेटर, वो भी इस जेसीपी का हिस्सा होंगे। इसका मतलब है कि सिविल सोसाइटी का भी एक रोल होगा इस जेसीपी के अंदर, और कोई भी क्या कहते मेंबर जो है नॉमिनेट कर सकता है किसी भी को, एडवोकेट को जो क्वालिफाई करता है, उसको बनाने के लिए एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। और फिर जेसीपी अल्टीमेटली बाय मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स डिसाइड करेगी क्या इस शख्स को मेंबर बनना चाहिए, हाई कोर्ट का जज बनना चाहिए कि नहीं, या इस शख्स को हाई कोर्ट के जो जज हैं इनको सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए कि नहीं, क्या ये जो जज साहब हैं क्या इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर आना चाहिए कि नहीं। ये सारी चीजें इवेल्युएट कर देखी जाएगी, परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, उसके बाद ये फैसला होगा कि कौन जज बनेगा, कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का हिस्सा होगा। इस वजह से मैं समझता हूँ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज नहीं हुआ। जुडिशरी अभी इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी की जो जज एक दफा जब बन जाता है
उसकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है और उसको रिमूव कर सकते हैं खाली उसके जजेस भाई, और बाहर का आदमी पार्लियामान उसको रिमूव नहीं कर सकती। मगर उसके बरकस पार्लियामान के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट रिमूव कर सकती है। अब आप देखें गवर्नमेंट्स डिसमिस हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नीचे, 2 प्राइम मिनिस्टर्स डिस्क्वालीफाई हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नीचे। जो सवालात आयद किए जा रहे हैं वो तो ट्राइकोटमी ऑफ पावर के उस कॉन्सेप्ट पे हैं कि जो फाउंडेशन है इस कॉन्स्टिट्यूशन के, और तासुर ये अब जाता है कि शायद उसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत उस ट्राइकोटमी ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को जो है वो हिला के रख दिया गया है, क्योंकि जुडिशरी जो है अब वो एग्जीक्यूटिव के अंडर आ गई है। अब आप जो जुडिशल कमीशन की भी जहां पर आप बात करें उसमें डोमिनेशन जो है वो तो एग्जीक्यूटिव की, वो गवर्नमेंट की नजर आ रही है, जिसमें आप मेंबर्स भी अभी आप बात कर रहे थे। नहीं, देखें आप मेरी बात सुने, जहां तक ट्रैकेटोमी ऑफ पावर का ताल्लुक है, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। देखें ऑस्ट्रेलिया के अंदर चले जाएं, कनाडा के अंदर चले जाएं, वहां भी एग्जीक्यूटिव का एक रोल है, पार्लियामान का एक रोल है, जिसके नीचे से जब वो जज बनाए जाते हैं, जब एक जज बन जाता है फिर उसको उसने फैसले अपनी मर्जी से करने हैं। राइट, बट फारूक साहब ये जो खबरें आ रही हैं कि नेशनल असेंबली के इजलास जो जुमे के रोज मुतवक्के है उसमें बिल रिगार्डिंग इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस वो शायद पेश किया जाएगा। सो जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन से पहले ये हमें मूव होती हुई जो नजर आएगी, आपके ख्याल में ये इसका टारगेट क्या होगा? देखिए अगर जहां तक इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ जजेस का ताल्लुक है, मैं खुद बड़े कई महीनों से पहले से कहते हैं ये बात करता रहा हूं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैकलॉग बहुत ज्यादा हो गया हुआ है, क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस की जो तादाद है, चारों हाई कोर्ट के जजेस की प्रोविंस के और इस्लामाबाद के तादाद बढ़ा दी गई है। इनकी वजह से वो फैसले ज्यादा कर रहे हैं। जब फैसले ज्यादा करते हैं तो उनके फैसलों की अपीलें भी ज्यादा होगी है। इसका मतलब है कि जो लिटिगेशन है, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ अपील्स है, वो सुप्रीम कोर्ट में बढ़ गई है, जिसकी वजह से वो 17 जजेस जो हैं वो इस बैकलॉग को खत्म नहीं कर पा रहे। और मैं जो भी जेसीपी बनेगी, मेरी उनसे इस्तदा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अगर तादाद बढ़ी भी थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उनको चाहिए कि जो वैकेंसीज हैं उनको पूरा करें, तमाम हाई कोर्ट फुल्ली क्या कहते हैं फंक्शन करे। उसके बावजूद भी अगर जरूरत पड़ी कि और जजेस आने चाहिए ताकि बैकलॉग खत्म हो, तो मैं समझता हूं इसमें कोई हर्ज नहीं है, और ताकि उनका और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की भी तादाद बढ़ाई जाए। सो इट इज प्योरली टू डिक्रीज द जी बैकलॉग ऑफ केसेस, और दूसरे प्रोविंसेस की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी। जी राइट। बट इस हफ्ते का आगाज जो फारूक साहब देखा गया था, चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब की सरबराही में जो फुल कोर्ट का इजलास बुलाया गया था, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उस वो जो प्लान उन्होंने डिवाइस किया था टू डिक्रीज दी बैकलॉग ऑफ केसेस, उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ अब लेकर जाया जा रहा है। सो सुप्रीम कोर्ट भी उसको खुद भी टेकअप इस चीज पे कर रही है। बट आपने जिस तरह से कहा कि ये जो नंबर्स सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को बढ़ाए जाएंगे, उसका प्योरली मकसद वो यही है कि बैकलॉग जो है वो डिक्रीज किया जाए। बट फारूक साहब ये भी जरूर बताइएगा कि जो आईनी बेंच की सरबराही से मुतालिक जो चेमगोइयां हो रही हैं, और हुकूमती हल्के तो ये भी बात कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब स्पेशली उन्होंने जिस तरह से कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सीनियर प्यूनी जज वो मुतनाज़ा हो गए हैं, सो किसी और को सरबराही करनी चाहिए। आपके ख्याल में किसको सरबराही करनी चाहिए आईनी बेंच की? देखिए जी, बात यह है कि इस वक्त चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब आए हैं, उन्होंने तमाम जजेस को अपरेंटली क्या कहते हैं यूनिफाई कर दिया है। जो डिवाइड थी, जो नजर आती थी और जो कि सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी के लिए और ऑनर के लिए अच्छा नहीं था, अब वो डिवाइड जो उन्होंने जो फुल कोर्ट मीटिंग कॉल की उसके अंदर तमाम जजेस ने पार्टिसिपेट किया। मैंने ये देखा उनका जो ओथ भी आया था उसमें भी तमाम जजेस आए। इसका मतलब है कि तमाम जजेस ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है एज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पीटीआई ने भी ये अपना बयानिया दिया है कि वो भी अपने मेंबर्स देंगे जो जेसीपी के अंदर आके क्या कहते हैं मेंबर्स बने उनकी पार्टी के। इसका मतलब है इम्प्लाइडली उन्होंने भी, पीटीआई ने भी 26वीं तरमीम को एक्सेप्ट कर लिया है। नंबर 2, किसने बनना है? अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस फॉर्म होंगी
उसका सीनियर जज कौन होगा, ये जेसीपी डिसाइड करेगी, मैं नहीं डिसाइड कर सकता। अब मैं फारूक साहब जरूर आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, मिलिट्री कोर्ट्स के कयाम के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने गुज़िश्ता रोज कहा कि ये चूंकि दिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ द अनफिनिश्ड एजेंडा जो कि 26वीं आईनी तरमीम में लेकर आना चाहते थे, और मौलाना साहब की ने भी इस पर हिमायत का बहरहाल इजहार किया था, लेकिन इसको ड्रॉप करना पड़ा था। और राना सनाउल्लाह साहब आप कह रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम की जो बातें हो रही हैं, जो कि हुकूमत बज़ाहिर लेकर आएगी, उसमें फौजी अदालतों के क़याम के क्लॉज को शामिल किया जाएगा अंडर सनसेट क्लॉज। और चूंकि इसका वजूहात जो बताई जा रही है वो केपी और बलूचिस्तान में जिस किस्म के दहशतगर्दी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है उसको जवाब बनाया जा रहा है। सो आपके ख्याल में विल दिस बी पार्ट ऑफ द 27th अमेंडमेंट मिलिट्री कोर्ट्स? देखें जहां तक ये मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल करना सिविलियन को है, इसके ऊपर आर्मी एक्ट के अंदर भी कुछ तरमीम की गई थी, और उसके अंदर भी कुछ शिकें ऐसी ऐड की गई थी कि जो सिविलियंस का भी मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल हो सकता है। ये मैटर पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपको इल्म है पिटीशंस फाइल हुई है, अभी तक इसका फाइनल डिसीजन नहीं आया। जहां तक 27वीं तरमीम का ताल्लुक है कि मिलिट्री कोर्ट्स विद सनसेट क्लॉज होंगी, मेरे को इसके बारे में कोई इल्म नहीं। राइट। और अगर तो लेकर आया जाता है तो फारूक साहब आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर सकती है इस क्लॉज को? देखिए जहां तक सपोर्ट करने का ताल्लुक है, मैं एक कारकुन हूं, इसका फैसला लीडरशिप करेगी, चेयरमैन बिलावल साहब करेंगे, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी, तो इसलिए मैं इसके बारे में अपना कोई पर्सनल कमेंट इस वक्त नहीं देना चाहता। एंड ऑल्सो एज वाइस चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल, उस लिहाज से भी आपकी टेक जो है वो क्या होगी अगर तो ये क्लॉज ऐड होता है? एज ए वाइस चेयरमैन ऑफ अ बार काउंसिल एंड एज ए लॉयर, मेरा अपना जो पर्सनल व्यू है, सिविलियन का ट्रायल सिविलियन कोर्ट्स में होना चाहिए, मिलिट्री ट्रायल जो है मिलिट्री में होना चाहिए। अगर वो ये फील करते हैं कि कोई ऐसी शिक है जिसकी क्या कहते हैं आर्मी की उसके अंदर इख्तलाफात है, या पीएनएच का ताल्लुक है, या है, जिसके वजह से इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्मी के ऊपर हर्फ आ रहा है, और एक सिविलियन ये एक्ट करता है अदर मिलिट्री ऑफिसर्स, तो फिर ये कानून, इस वक्त जो कानून है आर्मी एक्ट 1952 जिसके अंदर अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए हमको उस मुकदमे के बारे में फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि हर मुकदमा जो होता है, हर जो वाकया होता है, हर फैक्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, एंड लॉ फॉलोज द फैक्ट्स डू नॉट फॉलो द लॉ फॉलो करता है फैक्ट्स को। जब तक हम फैक्ट्स नहीं देख सकते तो इसके बारे में मैं कोई हतमी क्या कहते हैं अपना फैसला आपको नहीं दे सकता। राइट। बट फारूक साहब आखिर में ये आप जरूर बता सकते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जब मशावरती अमल चल रहा था, कंसल्टेशन प्रोसेस वाज ऑन गोइंग, उस दौरान जेयूआई का क्योंकि स्टांस सामने आया कि हुकूमत ने इस बात पे एग्रीमेंट हुआ था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, क्या ऐसी बात हुई थी? देखिए मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं था, उस जो के हिस्से थे वो उनसे पूछा जाए। मैं उस कमेटी का हिस्सा था कि जिसमें फाइनली डिसाइड करना था ये 3 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में हैं, इसको इनमें से एक को किसको चीफ जस्टिस क्या कहते हैं ओहदा दिया जाए। और बाकी जो 26वीं तरमीम का जो तरमीमी बिल था उसके बारे में जो डिस्कशंस हो रही थी, उस कमेटी पार्टी ने मुझे हिस्सा नहीं बनाया था, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फारूक एच नाइक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। और नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक बहुत कुछ खुलकर अब सामने आना शुरू हो चुका है। चमगोइयाँ तो पहले भी हो रही थी, किस तरह से लोगों को तोड़ा गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे और अभी भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक, जो कि वो कह भी रहे हैं कि हम इरादा रखते हैं कि इसको चैलेंज किया जाएगा। बट इस पर ही मज़ीद बात होगी क्योंकि आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इंकशाफ किया है इसी 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़, और ऐसे वक्त में जब हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। सो इस पर गुफ्तगू होगी। सीनियर रहनुमा JUIFA सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। कामरान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आज मौलाना साहब के ही इस इंकशाफ से, जो उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम पास करने के लिए 11 अरकान असेंबली को, अरकान पार्लियामेंट को ख़रीदा था। 9 तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंफर्म कर चुकी है, 5 वो जिन्होंने वोट किए हैं आज़ाद उनके जो अरकान थे नेशनल असेंबली के, और 4 वो जो कि स्टैंड बाय में रखे गए थे। आपकी जमात से भी लोग थे जिनको ख़रीदा गया?
मेरी जमात में अगर ऐसी कोई बात होती तो अभी तक निकाले जा चुके होते। मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई खरीदा गया था या बेचा गया था। कोई हमारे पार्ट में अगर कोई ऐसी बात हमारी जमात में होती तो निकाले जा चुके होते लोग, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अब हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब बरमला इसका इजहार कर चुके हैं और कह रहे हैं कि सिक्योरिटी इदारे क्योंकि मुतालबा कर रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स भी होने चाहिए, उनका क़याम होना चाहिए। केपी और बलूचिस्तान के हालात को वजह बताया जा रहा है कि वो दहशतगर्दी की शिद्दत बढ़ चुकी है, सो इनका मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम नागुज़ीर हो चुका है। आप 26वीं आईनी तरमीम रोक नहीं सके थे, 27वीं आईनी तरमीम किस तरह से रोकी जाएगी? इनको कहें ये दोनों सूबों की हुकूमतें हमारे हवाले कर दें, हम उनको यहाँ दहशतगर्दी रोक के बताते हैं। अगर सिर्फ इतना ही मसला है तो ये दोनों हुकूमतें हमारे हवाले करें सूबों की, हम उनको बताते हैं कि हुकूमत कैसे की जाती है। ये ज़्यादा बेहतर तरीका होगा बजाय मिलिट्री कोर्ट के। और मिलिट्री कोर्ट की कॉन्सेप्ट को हमने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। पहले भी जो है वो जब अटेम्प्ट हुई थी और रात 12 बजे तक मामला चलते रहे, उस वक्त भी यही आर्टिकल 8 में अमेंडमेंट थी। हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कम करने के लिए वो ला रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कम करना चाह रहे थे, तो बहुत कुछ था उसमें। तो वो जिस चीज़ों को रोका गया था वो अब वो दोबारा तो नहीं आ सकती, रिजेक्ट हमने कर दिया। देखिए उस पहले वाले मामले को भी हमने 5 हफ्ते तक कम से कम प्रोलॉन्ग किया, और 5 हफ्ते में पूरे मुल्क में जो है वो ये बाकी दोस्त कहते हैं ना कि जी हम तहरीक चला रहे हैं, वो 5 हफ्ते में वो तहरीक चलाने वाले कहाँ थे? हम तो रोकने वाले, हम रोक के बैठे हुए थे ना मामले को। तो तहरीक चलाने वाले में किसी ने, आपने देखा कि कोई 4 बंदे भी सड़क पे आए हैं किसी जगह पे, या किसी ने एहतजाज किया? तो सिर्फ अगर बातों तक अगर दूसरों ने करना है तो फिर सिर्फ JUI के ऊपर डाल के मामला चलाना है, तो इस तरह से ना करें ना। अपने बंदे भी वो नहीं संभाल सके, तहरीक के लिए भी उनके पास कोई जो है ना वो ऐसी चीज नहीं थी। उसके बाद अगर 27वीं जो है ना अमेंडमेंट अगर गवर्नमेंट ने लाने की कोशिश की और उसमें ये सारा कुछ हुआ जो राना साहब कह रहे हैं, तो फिर हम अपने तौर पे फैसला करेंगे पार्टी के अंदर कि हमको क्या करना है, क्योंकि ये चीजें हम रिजेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन आप कह रहे हैं कि अंडर सनसेट क्लॉज भी फौजी अदालतों के क़याम को मौलाना साहब ने रिजेक्ट कर दिया था। सनसेट क्लास का उस वक्त तक कोई जिक्र नहीं था, मगर ये बार्गेन करने के लिए फिर जो है ना ये जुबानी बातें होती हैं। जो फर्स्ट ड्राफ्ट जो हमारे हैंडओवर हुआ था, जो 56 क्लासेस वाला था, उसमें कोई ऐसे सनसेट वाली नहीं है। पर कामरान साहब, नूर आलम खान साहब तो कह रहे हैं कि वो इसकी हिमायत में वोट देंगे फौजी अदालतों के क़याम की। ये आपके ही वाकई MNA है? MNA तो हमारे हैं, हमारे चीफ विप हैं, और मौलाना से पूछ लें कि अगर उन्होंने वोट देना है तो अगर उनकी मर्जी है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। मुझसे बड़े दर्जे के जो है ना वो जमीयत के रुकन है, और मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, मौलाना साहब से पूछ लें। राइट कामरान साहब, आईनी बेंच की सरबराही से मुताल्लिक भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जो सीनियर तरीन जज हैं वो मुतनाज़ा हो चुके हैं। आपके ख्याल में किसे इसको हेड करना चाहिए? देखिए बात इस तरह से है कि फिर नून लीग अपना कोई मेंबर जो है MNA या सेनेटर नामजद कर दे, उसको उस पर बेंच के हेड बना लेते हैं, फिर तो यही रह जाएगा। इसी सुप्रीम कोर्ट के 17 जजों में से किसी ने होना है ना, और 17 उसका जो प्रिंसिपल होगा वो सीनियरिटी का प्रिंसिपल होगा। सीनियरिटी का प्रिंसिपल होगा तो वो फर्स्ट 3 का प्रिंसिपल हमने चीफ के लिए जब बनाया तो उसी फर्स्ट 3 का प्रिंसिपल ही रहेगा ना, चीफ साहब या उसके बाद 2 जो भी हैं। अब चूंकि चीफ साहब जो है वो बाकी 2 से पहले आ गए हैं, वो चीफ बन गए हैं, तो वो चीफ और +2 इन 3 में से कोई कर लें, उसी प्रिंसिपल को बारो करें ना। कहीं प्रिंसिपल्स बारो करना पड़ते हैं, तो प्रिंसिपल जब आपने चीफ के लिए कि बना लिया, उसी को बारो करें उस बेंच को हेड करने के लिए भी। राइट। और कामरान साहब, ये जो जुमे के रोज़ की बात की जा रही है कि नेशनल असेंबली में जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए बिल पेश किया जाएगा, इसका मकसद आपको क्या नजर आ रहा है? इन अल्लाह के बंदों से कोई ये पूछे कि इन्होंने हाई कोर्ट में जजेस पूरे कर लिए हैं, जहाँ ज्यादा काम था वहाँ तो जजेस पूरे हुए नहीं है। इतनी मुश्किलात गवर्नमेंट पैदा करेगी, वो अल्टीमेटली इनके अपने गले पड़ेगी। तो वो तो कह रहे हैं कि उनको तो दर्द है इस बात का कि जो बैकलॉग है केसेस का सुप्रीम कोर्ट में, बिलखुसूस वो 17 जजेस पूरा नहीं कर सकते। देखिए ये सारे इनमें से मेजॉरिटी लाहौर से ताल्लुक रखती है, तो इनको सबसे ज्यादा जो है दर्द जो है वो लाहौर का होना चाहिए। तो लाहौर का दर्द पहले ले लें और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस पूरे कर लें, जिसमें आधे जजेस नहीं है,
तो जब लाहौर का दर्द वैसे भी लाहौर है, और जब लाहौर का दर्द ठीक हो गया तो हमारा भी दर्द ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। और नाज़रीन, आज जो डेवलपमेंट देखी जा रही है वो ये है कि पेशावर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई 2023 के एहतजाज के दौरान जो तोड़ फोड़ और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने के केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं समेत 30 मुल्जमान को आज बरी कर दिया है। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ऑल्सो द फॉर्मर provincial minister, joins us in the program right now and he is also one of those who have been acquitted today. तैमूर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन किए और मुबारक हो आपको कि अगरचे काफ़ी देर से लेकिन फाइनली यू बीन acquitted as well. सवाल जो ये उठाया जा रहा है कि तैमूर साहब, आप लोग की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, प्रोसिक्यूशन आपके अंडर है, still takes you a lot of while to get acquitted from the courts. So क्या कहेंगे? और असल बैटल ग्राउंड तो पंजाब है, वहाँ से कैसे ख़त्म करवाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने फैमिली का, अपनी वालदा का ख़ास तौर पे, अपनी इमीडिएट फैमिली का, अपनी फैमिली और दोस्तों का और अपने सारे सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करूंगा। उनकी दुआएं और पूरी कौम की दुआएं, और वो दुआएं सबसे पहले इमरान खान के लिए। और ये जो आज पेशावर का ये प्राइम एफआईआर था जिसमें हमारे 6 कारकुन शहीद हुए थे पुलिस की फायरिंग की वजह से, और उनका इल्जाम भी हम पे लगा था। और आपको याद होगा जब गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, उन्होंने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि ये एफआईआर खत्म होनी चाहिए 1 हफ्ते में। और हम में से कुछ लोगों ने कहा था कि हमें ये हम खत्म होते हुए देखना ही नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये ट्रायल पे जाए और ट्रायल पे मेरिट पे फैसला हो कि हम बेगुनाह या नहीं। क्योंकि अलीना, हमने किया क्या था? हम 9 मई को इमरान खान की इलीगल गिरफ्तारी के खिलाफ एक पुरअमन एहतजाज में निकले थे। हमने अपना पुरअमन एहतजाज किया। उस एहतजाज में कहीं पाकिस्तान में जरूर कुछ वायलेशंस ऑफ द लॉ हुई, लेकिन जो उसके बाद हुआ है वो नहीं हुआ। ये आसान नहीं होता कि आपको कोई मर्डरर कहे, आपको कोई टेररिस्ट कहे, आप पे कोई इल्जाम लगाए कि आप केस जो है वो कि अदालत जो है वो आपको जानबूझ के जो है वो केस आगे नहीं ले जा रहा, जबकि हकीकत ये है कि इनमें से जो चार्जेस लगे हुए 99.99% लोग बरी हो। हुकूमत का एक पूरा बयानिया इस बात पे था कि ये वाकयात हुए, ये तोड़ फोड़, ये जलाओ गिराओ की सूरत हाल हुई है, सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया गया और उसके हवाले से बड़े इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस मौजूद थे। वुड यू स्टिल वांट कि इसकी जो जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा आपकी जमात कर रही थी वो करवाई जाए? मैंने तो इसलिए जब आज ये न्यूज ट्वीट की, मैंने उसमें कहा कि इसके बावजूद कि हम बाइज्जत बरी हुए, केस में कोई एविडेंस नहीं था कि द केस वाज थ्रोन आउट ऑफ कोर्ट, और हमारी हुकूमत हम पे कोई एहसान नहीं कर सकती। उसका मैं आपको सबूत देता हूं। हमारी पेशावर में ही 9 सीटें ली गई हैं और आप लोग पूरे मुल्क को पता हकीकत है। चीफ सेक्रेटरी और आईजी कौन नहीं आप लोग हटवा सके। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो आपके वर्कर्स हैं वो जेलों में इस वक्त मौजूद हैं और कितने उनकी तादाद होगी 9 मई के वाकयात? देखिए, जो लेटेस्ट जो जेलों में हैं वो तो ज्यादातर वही होंगे जो रिलेटेड टू द लास्ट प्रोटेस्ट इन इस्लामाबाद। ओके, खैबर पख्तूनख्वा में हमारे नहीं है। मैं 2-3 चीजें जो आपने कहा वो कहूंगा। नंबर 1, ये केस हुआ, लेकिन मैं अभी भी ज्यादा पुरजोर तरीके से डिमांड करता हूं कि ये जुडिशियल इंक्वायरी हो, क्योंकि आज के इस फैसले ने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन अदालती कार्रवाई से नहीं भागता। एंड आई विल बी द फर्स्ट वन, मैं पहला बंदा हूंगा कि उस जुडिशियल इंक्वायरी के सामने जाने के लिए तैयार हूंगा कि मुझे इन्वेस्टिगेट कर। और इससे यह भी साबित होता है कि जो चार्जेस इमरान खान पे लग रहे, क्योंकि उनको जबरदस्ती क्यों स्टेट जेल में रख रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि देयर इज नथिंग दैट कैन बी प्रूवन। बट जगरा साहब, लाइक आई मेंशन्ड कि असल बैटल ग्राउंड पंजाब है, वहां से कैसे आप लोग केसेस खत्म करवाएंगे? मैं
ये हमारा केस ये साबित करता है और इसलिए ये जरूरी है, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इसको एयर टाइम दिया, कि चाहे लाहौर के केसेस हो, चाहे फेडरल कैपिटल के केसेस हो, चाहे बाकी पंजाब या पाकिस्तान के केसेस हो, 9 मई के केसेस अगर मेरिट पे डिसाइड हो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और वो हमारे जुडिशियल सिस्टम के थ्रू होना चाहिए। ये जो हुकूमत मिलिट्री कोर्ट्स का 26वीं तरमीम का 27वीं तरमीम पे इंसिस्ट कर रही है, क्यों कर रही है? इन्हें पता है कि जो इन्होंने जबरदस्ती अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस साबित करना है, वो साबित नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिए कि जो तलखियां आपने जो है वो स्टेट की मोनोपोली ऑन ब्रूट फोर्स, टू कोट बिलावल, वो रखने के लिए जो आपने किए वो तलखियां बहुत टाइम रहे। राइट। और उससे पीछे जाने का रास्ता एक ही है कि वी ऑल्सो फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड द स्टेट ऑल्सो स्टेप्स बैक। हमें पाकिस्तान को आगे ले जाना है, लेकिन उसके लिए एक हीलिंग होनी है। ये अलीना आपको पता है कि आप 12 मैं वैसे भी आपकी कंसिस्टेंट पोजीशन रही है, लेकिन आपने कहा कि एक अगर स्टेप बैक करने वाली एक पोजीशन में आपकी जमात क्या एग्री करेगी? अलीना, जब हमने इलेक्शन रिजल्ट माना, पार्लियामेंट में बैठना माना, जब हमारी 180 सीटों से 90 सीटें बन गई, तो क्या ये हाथ आगे बढ़ाना नहीं है? जब हमने IMF का डील माना, जब हमने SCO की तरफ जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कोई रुकावट नहीं पैदा की, जब KP हुकूमत और अली अमीन पे तनकीद होती हुई कि वो फेडरल हुकूमत के साथ कुछ ज्यादा ही जो है वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, वो बात तो एक क्या ये तरफ, हाथ बट झगड़ा आगे- साहब आपके जो लीडर हैं वो ही क्लियरली डज नॉट वांट टू एंगेज विद पॉलिटिकल एंटिटीज, उनकी बात बड़ी क्लियर है। इस वक्त वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ कहा कि ये गैर मामूली है। इमरान खान साहब की बहनों की रिहाई, बुशरा बीबी की रिहाई, उसके बाद जो है जिस किस्म की इस वक्त एक सिनेरियो नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि हवाओं का रुख तब्दील हो गया और आप लोग के लिए थोड़ी एक नरमी नजर आ रही है? जी, हमें नरमी बिल्कुल 1% भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इंसाफ और रूल ऑफ लॉ चाहिए। मैं आपकी बातों का जवाब देते हुए उससे पहले एक और केस हाईलाइट करूंगा जो सब कुछ साबित कर देगा कि पाकिस्तान फिलहाल किस तरीके का पुलिस स्टेट बना है। ईमान मजारी वो कोई PTI की सिंपथाइजर नहीं है। मैं उनके लिए आवाज इसलिए उठाता हूं क्योंकि जब हमने देखा है कि हमारे साथ क्या हुआ है, तो वो जो बहादुर आवाजें हैं जो कि किसी प्रिंसिपल पे अपनी आवाज उठाती हैं, वी हैव टू रेज आवर वॉइसेस फॉर देम। एक स्टेट ईमान मज़ारी, एक यंग लड़की जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ती है, उसको टेररिस्ट करार देती है, उस पे एंटी टेररिज्म लॉ जो है वो अप्लाई करती है, जब पूरे मुल्क में मिलिटेंसी का क्राइसिस हो और कितने जो है वो गुनाहगार हमें नहीं मिलते। ये स्टेट अपने आप को मजाक बना रहा है। मैंने डील का, आप जरा डील की ये जो केसराइयां हो रही हैं और कहा जा रहा है गंडापुर साहब ने गारंटी या एश्योरेंस दे दी है हुकूमत को कि हम धरना या एहतजाज लेकर इस्लामाबाद नहीं आएंगे। अब आप लोग भी एहतजाज जो है बहरहाल पेशावर में ही कर रहे हैं। सो गारंटीज दी गई हैं हुकूमत को या एस्टैब्लिशमेंट को? नहीं, मेरे ख्याल में कोई गारंटीज नहीं की। गंडापुर साहब अग्रेसिव बात जरूर करते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आप PTI के किसी लीडर से पूछ ले, हम अपने पुरअमन प्रिंसिपल्स को कभी नहीं तोड़ेंगे। ये जो रिहाइयां रिलीज हो रहे हैं, ये जो एक सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये इसको किस तरह से देखा जाए, किस तनाजुर में इसको लिया जाए? क्या वाकई, और खोसा साहब ने गुज़िश्ता रोज कह दिया नवंबर में इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं, जेल से रिहा हो रहे हैं, सो इसको किस पैराए में देखा जाए? मैं इसको इस पराये में देखा जा सकता है जो हो रहा है कि जब आप एक प्रेशर कुकर में प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है ना, और उसके लिए कोई रिलीज ना हो, तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं से खुद निकलेगा। ये प्रेशर अभी हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि 2.5 साल से पाकिस्तान कम और नॉर्थ कोरिया ज्यादा बना। इसमें अगर आप देखें, ख्वाजा आसिफ की तो शायद कोई शर्म कोई हया खुद नहीं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ डील की बात कैसे कर सकते हैं? डील या हुकूमत से हो सकती है, और ख्वाजा आसिफ सबसे सीनियर मिनिस्टर हैं, तो दिखाएं डील। और डील या जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से हो सकती है, और ख्वाजा आसिफ मिनिस्टर डिफेंस हैं, तो वहां भी वो एस्टेब्लिशमेंट के बॉस हैं, राइट। तो वहां से दिखाएं डील। सो आप तरदीद कर रहे हैं कि कोई रियायत नहीं है और मेरिट पे फैसले हो रहे हैं आप लोगों के लिए अचानक? मेरिट पे इसलिए
कि क्या अलीमा खान और उज़मा खान ने कोई बारूद अपने साथ रखा था? वो तो 4 लोग भी नहीं थे, सेक्शन 144 भी नहीं लगता था। आपने 20 दिन उनको रखा और ये जो ईमान मज़ारी के साथ मजाक किया ये वहां पे किया। और इसी तरह क्या बुशरा बीबी का 9 महीने जेल में रहना पड़ता था? इमरान खान पे एक आज सेंटेंस बता दें जो इन प्लेस है। तो अगर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे एक सेंटेंस इन प्लेस नहीं है, आप उनको, वो तो छोड़े कि उनको जेल में नहीं होना चाहिए, आप उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में क्या कर रख रहे हैं? ठीक ठीक, मैं लास्ट में जगर साहब, मैं आपसे आपका कमेंट जरूर जानना चाहूंगी। गुज़िश्ता रोज साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जिस किस्म का एक सिनेरियो फेस किया लंदन में, उनकी गाड़ी पर प्रोटेस्टर्स की तरफ से हमला करना होना या गाड़ी से बाहर जो है वो एहतजाज कर रहे थे मुजाहिरीन, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने बहरहाल एक बड़ा स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव्स उन्होंने इशू कर दिए हैं, पासपोर्ट्स मनसूखी, नादरा और यहाँ पर FIRs वगैरह कटने का सिलसिला अब नजर आएगा। वर द प्रोटेस्टर्स पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, 3 बातें मैं कहूंगा। नंबर 1, कोई भी प्रोटेस्ट जो है वो किसी असूल के दायरे में होना चाहिए। नंबर 2, माजरत के साथ जो रोल काजी फाइज ईसा ने प्ले किया है पाकिस्तान के साथ, तो छोड़ें, अपने इदारे के साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो तरमीम करने के बाद उसको एज एन अकम्प्लिस यूज करते हुए आईनी तरमीम को फैसिलिटेट करने के लिए, इलेक्शन रिगिंग को फैसिलिटेट करने के लिए, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस को फैसिलिटेट करने के लिए अपनी सारी पुरानी बिहेवियर और जजमेंट्स के खिलाफ जाने पे, आई एम सॉरी, आई फील वेरी लिटिल सिंपैथी विद ड्यू अपॉलजीज फॉर काजी फाइज ईसा। में उसके लिए जो है वो ज्यादा हमदर्दी का इजहार करना जो है वो मुमकिन नहीं है। और तीसरी बात ये, मुझे नहीं पता मोहसिन नकवी कभी जो है वो पीटीएम के भी, बल्कि नहीं, 4 पश्तून मर जाए, उनके जनाजे पे कोई जाए, उनके पासपोर्ट मंसूख करना चाहते हैं, बरतानिया में कोई प्रोटेस्ट करे, उनके पासपोर्ट मंसूख करना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब को मैं ये कहूंगा, द व्हील ऑलवेज टर्न्स। बट जगर साहब, आपने वो बात पे रिस्पॉन्ड नहीं किया कि क्या ये जो मुजाहिरीन थे लंदन में, इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था? ओन करती है आपकी जमात? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिल्कुल उसमें मुजाहिरीन थे। मैंने जुल्फी बुखारी को देखा है, मैंने वहां पे और अपने जो है वो उसको देखा है। काजी साहब की गाड़ी के बाहर जो एहतजाज हो रहा था, मैं किसी गलत जो है वो बिहेवियर को नहीं ओन करूंगा। ठीक, मैंने कोई गलत बिहेवियर देखा नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट करने का राइट जो है वो सबको है। और मैं मोहसिन नकवी साहब को कहता हूं कि पाकिस्तान को वो नॉर्थ कोरिया बना सकते हैं, शायद बरतानिया को आजाद है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जगर साहब फॉर योर टाइम।